आपको सुनना होगा, आपको सुनना होगा, आपको चलना होगा, आपको चलना होगा। कहीं इस दुनिया के जाल में फंस न जाएं, कहीं इस दुनिया के जाल में फंस न जाएं, इसलिए मुझे आपको जगाना होगा, जगाना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शोहराब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल HV क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही जबरदस्त चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है ऋतु परिवर्तन। जी हाँ, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। जी हाँ, अगर देखा जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस चैप्टर को फिगर के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप इसको आसानी से सीख जाएंगे और आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं। पहले मैं इसका परिचय करा दूं। यहाँ पे है एक, देखिए बीच में सूर्य है जो कि एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। ये भी क्वेश्चन है, सूर्य एक तारा है। सौरमंडल में अगर बात करें तो सौरमंडल में एकमात्र तारा है जिसका नाम क्या है? सूर्य। आपको पता होगा कि सूर्य के चारों तरफ सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उस 8 ग्रह में से एकमात्र ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी, जिसका नाम है अर्थ, जिस पर की जीवन है। और यह पृथ्वी के साथ, पृथ्वी नहीं सभी ग्रह जो है सूरज के चारों तरफ यहाँ पे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे विशेष रूप से पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी भी क्या? पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ इस तरह क्या करती है? घूमती है। जी हाँ, घूमती है। और पृथ्वी के इसी गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। जी हाँ, इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था अक्षांश और देशांतर का जो वीडियो है, आप उसे पहले देख लें। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और उस वीडियो को देखिए। अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया है। उस वीडियो को देखकर अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो गौर करिएगा, ये पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए 2 कारक जिम्मेदार हैं। पहला कारक का नाम क्या है? अक्षांश रेखा। जी हाँ, पृथ्वी पर अक्षांश रेखा जो है यह, और पृथ्वी की परिक्रमण गति। जी हाँ, पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है, जैसे जैसे पृथ्वी परिक्रमण करती है सूरज की, उस वैसे वैसे क्या होता है? सूरज की किरणें, अक्षांश बदलता रहता है। कभी सूरज की किरणें मकर रेखा पे आ जाएगी, कभी कर्क रेखा पे आ जाएगी, कभी भूमध्य रेखा पे आ जाएगी। और इस तरह जहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है उस अक्षांश पर ऋतु अलग होता है, उस गोलार्ध में ऋतु अलग होता है। तो आइए हम पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक पृथ्वी है, उसकी 4 स्थितियां हमने यहाँ पे दिखाया है। आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी है। 23.5 अंश जो है झुकी है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना अंश झुकी है। जी हाँ, तो कितना अंश झुकी है? 23.5 अंश झुकी है। आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं, यह है भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये जो भाग है जिसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फेयर, और उत्तरी भाग है जिसका नाम है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर। जी हाँ, साउथ हेमिस्फेयर में एक अक्षांश रेखा है। उस अक्षांश रेखा का नाम क्या है? 23.5 डिग्री। क्या है? उस अक्षांश रेखा का नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री S कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सूर्य की लंबवत किरणें इस मकर रेखा पे पड़ती है, क्योंकि आपको पता है 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। जी हाँ, तो मकर रेखा पे सूर्य की लंबवत किरणें, देखिए गौर करिएगा, लंबवत, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लंबवत, सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पे पड़ती है। सवाल यह है कि सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पे कब पड़ती है? तो आप उस डेट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 22 दिसंबर को। जी हाँ, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। और आपको याद होना चाहिए
कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। हाँ जी, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जाहिर सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि जब मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है और सूर्य की रोशनी, सूर्य किरणें लंबवत दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पे है, तो जाहिर सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा। जाहिर सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा और गर्मी का सीजन होगा, कंफर्म है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, इस 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्या सबसे बड़ा दिन होता है। आप देख पा रहे होंगे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक इसी गौर करिएगा, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं ना कि सबसे बड़ा दिन होता है तो जाहिर सी बात है क्या रात क्या छोटा होगा, तो सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे, जी हाँ देख पा रहे हैं, सबसे छोटी रात होगी। ये तो दक्षिणी गोलार्ध की बात है। आइए हम देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कैसा क्या होता है, दिन कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें तो है नहीं, सूर्य की लंबवत किरणें तो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा होगा, रात बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, जब रात बड़ी है तो छोटी क्या होगी, सबसे छोटा दिन। जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा 22 दिसंबर के दिन 4 तरह से क्वेश्चन इसको लेकर पूछा जा सकता है। इस डेट को कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो आइए यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, पृथ्वी यहाँ पे नहीं रहेगी, पृथ्वी धीरे धीरे यहाँ आएगी। 22 दिसंबर जनवरी में कन्वर्ट होगा, तो जनवरी पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, फरवरी पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, और करते करते पृथ्वी जब यहाँ आती है तो फरवरी के बाद जो मार्च का महीना होता है, ठीक 21 मार्च को, हाँ इस डेट को आप याद रखें, 21 मार्च को, कहीं 22 मार्च दिखाता है, आप 21 मार्च याद रखें। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ जाती है, भूमध्य रेखा पे पड़ जाती है। आप देख पा रहे होंगे सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ, भूमध्य रेखा पे पड़ जाती है। यहाँ पे गौर करिएगा, लंबवत यानी एकदम खड़ा, यानी सर पे एकदम लंबवत सूर्य की किरणें कहाँ पड़ जाती है, भूमध्य रेखा पे पड़ जाती है। और आपको याद होगा कि भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो जब सूर्य की लंबवत किरण एकदम बीचों बीच में पृथ्वी की है, तो जाहिर सी बात है दोनों गोलार्धों में क्या होगा, ये तीर को ध्यान से देखिएगा, ये दोनों गोलार्धों की तरफ से हम तीर ले जा रहे हैं। दोनों गोलार्धों में क्या होगा, तो दोनों गोलार्धों में दिन बराबर क्या होगा, रात होगा। दोनों गोलार्धों में क्या होगा, दिन बराबर रात होगा। कब होगा, डेट क्या है, 21 मार्च। आप याद रखें 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पे है, भूमध्य रेखा पर। अब आइए हम बात करें, यहाँ पे आप देखे होंगे कि सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पे था, तो इसके दक्षिण में नहीं आएगा, ये वहां से उल्टा चला उत्तरी गोलार्ध की तरफ। तो जब यहाँ से चला तो भूमध्य रेखा पे आ गया। अब गौर करिएगा, सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ से कहाँ चली जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में चली जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणें देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में जाहिर सी बात है पृथ्वी यहाँ भी नहीं रहेगी, पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, कभी पृथ्वी यहाँ आ जाएगी। ये मार्च का महीना क्या हो जाएगा, अप्रैल कन्वर्ट हो जाएगा, मई में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर एक बार गौर करिएगा पृथ्वी यहाँ आएगा। तो गौर करिएगा जब पृथ्वी यहाँ आएगी तो एक बार फिर सूर्य की लंबवत किरणें गौर करिएगा कहाँ पड़ जाएगी, तो यहाँ पे देखिए ये कर्क रेखा है लंबवत, देख पा रहे होंगे 23.5 डिग्री एन। यहाँ पे देखिए आप स्पष्ट देखिए 23.5 डिग्री एन पर सूर्य की लंबवत किरणें आ रही है, और इस 23.5 डिग्री एन को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पे पड़ जाती है। कब पड़ती है, तो इस डेट को आप एकदम मत भूलिएगा, 21 जून को। जी हाँ, 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है। और कर्क रेखा किस गोलार्ध में है,
आप एकदम स्पष्ट देख पा रहे हैं। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो जाहिर सी बात है सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी का मौसम होगा। और गर्मी के मौसम में कैसा दिन होता है? तो दिन क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप इसे याद रखें, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है? यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। क्या होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। कब? गौर करिएगा, कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो हम इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं, या जब दिन बड़ा होता छोटा क्या होगा? सबसे छोटी रात। क्या होगा? सबसे छोटी रात। आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देखिएगा, ये उत्तरी गोलार्ध से मैं तीर ले जा रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध से, और यहाँ पे गौर करिएगा, उत्तरी गोलार्ध से जो तीर ले जा रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटी रात। ठीक इसी डेट को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में इसी डेट को क्या होगा? एक भाई गौर करिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में तो ये सूरज की किरण है नहीं, आएगा भी तो एकदम तिरछा थोड़ा सा आएगा। तो इस गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात, या इसको हम ये कर सकते हैं सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन। जाहिर सी बात है, जब रात बड़ी होगी, जब रात बड़ी होगी तो दिन छोटा होगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, सूर्य के लंबवत किरणें कहाँ पे आ गए? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या करते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे गौर करना है, अब यहाँ पे गौर करना है, क्या गौर करना है कि सूर्य की लंबवत किरणें अब कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाएगी, सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाएगी, अब यहाँ से वापस आएगी सूर्य की लंबवत किरणें। और गौर करिएगा, पृथ्वी यहाँ से यहाँ, ये जून का महीना जुलाई में कन्वर्ट होगा, जुलाई के बाद क्या आएगा? जून, जुलाई, अगस्त आएगा, अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर आएगा। जब पृथ्वी यहाँ आएगा एक बार फिर सूर्य के लंबवत किरणें कहाँ पड़ जाएगी? भूमध्य रेखा पे पड़ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, सूर्य के लंबवत किरणें एक बार फिर कहाँ पड़ जाएगी? भूमध्य रेखा पे पड़ जाएगी। कौन सा डेट? यहाँ पे डेट याद रखिए, 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें एक बार फिर भूमध्य रेखा पे लंबवत पड़ गई है। यहाँ पे मैं लिख दूं लंबवत, लंबवत पड़ रही है। और आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पे पड़ने की वजह से दोनों गोलार्धों में क्या होगा? दिन रात बराबर होगा। यहाँ पे इसको बात बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, ये तीर मैं दोनों गोलार्धों से ले जा रहा हूँ, ये तीर को ध्यान से देखिएगा, दोनों गोलार्धों से ले जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? दिन बराबर, यानी इसका मतलब ये कि दोनों गोलार्धों में क्या होगा? दिन रात बराबर होगा। कब? 23 सितंबर को। यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पे है। आगे देखिए, आगे क्या होता है? सूर्य की लंबवत किरणें जब भूमध्य रेखा पे है तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ से कहाँ जाएगी? अब यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में जाएगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध से चल के आ रही थी। देखिए यहाँ से कर्क रेखा से चल के आ रही थी, अब फिर कहाँ जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी गौर करिएगा यही नहीं रहेगी, पृथ्वी फिर यहाँ आएगा। सितंबर का महीना अक्टूबर में कन्वर्ट होगा, अक्टूबर के बाद क्या होगा? नवंबर आएगा, और फिर एक बार दिसंबर में, जब से ही एंट्री दिसंबर में करेंगे तो यहाँ पे गौर करिएगा, सूर्य के लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से फिर एक बार मकर रेखा पे चली आएगी, और जहां से चलना शुरू किया था वहीं फिर सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, यहाँ पे मकर रेखा पे। कब? 22 दिसंबर को। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक चक्कर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, और एक चक्कर यानी पृथ्वी एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? तो आपको तो ये बात पता ही है कितना टाइम लेती है। तो 365 दिन 6 घंटे का टाइम लेती है, 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में। ठीक है, गौर करिएगा। तो ये था आपका पृथ्वी की परिक्रमण गति। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो इसमें कहीं ऋतु परिवर्तन के बारे में चर्चा ही नहीं किया है, क्योंकि चैप्टर का नाम तो है ऋतु परिवर्तन। हाँ, अब हम चर्चा करेंगे, उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे ऋतु परिवर्तन के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये दिसंबर का महीना है, और दिसंबर के एक महीना पहले कौन सा महीना होता है? नवंबर होता है।
मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको काटूं तो यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, नवंबर होगा, मान लो नवंबर है। और दिसंबर के एक महीना बाद कौन सा महीना होगा, तो कौन सा महीना होगा, जनवरी होगा। क्या होगा, जनवरी होगा। तो देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस 3 महीने में उत्तरी गोलार्ध, मैं पहले ही लिखा हूँ यहाँ पे देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध की ऋतु परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। तो इन 3 महीने में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में कैसा ऋतु होगा, तो याद रखिए शीत ऋतु होगा। कैसा ऋतु, मैं उसके उत्तर में लिखूं, कैसा ऋतु होगा, शीत ऋतु होगा। देखिए यहाँ पे शीत ऋतु, कैसा ऋतु होगा, शीत ऋतु होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, देख लीजिए शीत ऋतु होगा। उत्तरी गोलार्ध में जनवरी, दिसंबर, देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीने में उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होगा, शीत ऋतु होगा, यानी ठंडी का मौसम होगा। आइए हम इधर चलें, मार्च के बात करें, मार्च के बात करें तो मार्च के 1 महीना पहले कौन सा महीना, फरवरी। कौन सा महीना, फरवरी। और मार्च के 1 महीना बाद कौन सा महीना, तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। जी हाँ, कौन सा, अप्रैल आता है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ जी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों में गौर करिएगा कैसा ऋतु होता है, तो बसंत ऋतु होता है। गौर करें कैसा ऋतु, यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बसंत ऋतु, हाँ देख पा रहे हैं आप, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु होता है, बसंत ऋतु होता है। यानी बसंत ऋतु गौर करिएगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। आइए अब हम इधर चलते हैं, ये जून का महीना है, देख पा रहे होंगे आप। जून के 1 महीना पहले कौन सा महीना, मई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मई। और जून के 1 महीना बाद कौन सा महीना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मई है, यहाँ पे मई, ये जून, और ये क्या हो जाएगा, जून के बाद कौन सा महीना, जुलाई। कौन सा महीना, जुलाई। तो यहाँ पे मई, जून, जुलाई, 3 महीना, मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में उत्तरी गोलार्ध में कैसा ऋतु होता है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जी हाँ आप देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म, आप देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कैसा मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। देख पा रहे होंगे आप। तो जनवरी, ध्यान से देखिएगा, मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में कैसा ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। अब हम चलें थोड़ा इधर से, यहाँ ये देखिए, देखा जाए यहाँ पे, अब हम यहाँ चलेंगे, ये है सितंबर। सितंबर के 1 महीने पहले कौन सा महीना, कौन सा महीना, तो जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा। यहाँ कौन सा महीना, अगस्त। कौन सा, अगस्त। जी हाँ, कौन सा महीना, अगस्त। यहाँ पे देखा जाए, अगस्त, अगस्त महीना। 1 महीना बाद, सितंबर के 1 महीना बाद कौन सा महीना, तो सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है। जी हाँ, अक्टूबर, ध्यान से सुनिए आप, क्या आता है, अक्टूबर आता है, अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जी हाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के जो महीना होता है, इन 3 महीनों में कैसा ऋतु होता है, तो शरद ऋतु होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, शरद ऋतु होता है, ये शरद ऋतु होता है। और फिर आप वहां चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऋतु मिला उत्तरी गोलार्ध में। ये देखिएगा, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, यहाँ पे देखिएगा ग्रीष्म ऋतु, और ये क्या है, शरद ऋतु। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको जानना है। आप सुने होंगे बसंत विषु और शरद विषु, आप शायद ये सुने होंगे। हाँ सही बात है, हम बसंत विषु, ये बसंत ऋतु को बसंत विषु भी कहते हैं, ये शरद ऋतु को शरद विषु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ने की वजह से ये जो ऋतु है, बसंत ऋतु की बात करें या शरद ऋतु की बात करें, तो ये जो ऋतु है बराबर में है, हल्का ठंडी हल्का गर्मी, यानी गर्मी और ठंडी दोनों का लगभग लगभग बराबर का मिश्रण है, और बराबर का मिश्रण है, गौर करिएगा। और यहाँ पे बराबर को क्या कहते हैं, हाँ बराबर का एक पर्यायवाची होता है हिंदी में, उसका नाम है विषु। नाम क्या है, विषु। विषु मतलब क्या, बराबर। देखिए यहाँ पे विषु मतलब क्या, विषु मतलब बराबर, विषु का मतलब बराबर भी होता है, बराबर को हम विषु भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या विषु, तो जाहिर सी बात है ये बसंत ऋतु को हम बसंत विषु इसलिए कहते हैं
कि इस महीने में फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में जो मौसम होता है, जो ऋतु होता है, वो हल्का ठंडा और गर्मी दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, समान रूप से पाया जाता है, बराबर रूप से पाया जाता है मौसम। वही इसी तरह यहाँ पे शरद ऋतु की देख लीजिए। शरद ऋतु में कब कब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का जो महीना होता है, ये भी क्या है, गौर करिएगा यहाँ पे, तो ये शरद ऋतु होता है। यहाँ पे ध्यान दे, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो ये शरद ऋतु होता है। दोनों मिश्रण, दोनों क्या होता है, मौसम क्या होता है, मिश्र बराबर होता है, गर्मी और ठंडी दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, शरद ऋतु या शरद विषु कहते हैं। उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखिएगा आप, तो ये था दोस्तों पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। आइए अब देखें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है क्या कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो क्या बताएंगे, 21 जून को होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून।